अब देखेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और एक मेथड। और अभी तक हमने क्या किया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड हमने समझी है। पहली मेथड का नाम क्या था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। और सेकेंड मेथड का नाम था होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये दो मेथड अभी तक हमने पढ़ी है। लेकिन दोनों मेथड में क्या था भाई, यहां पर इस मेथड में क्या करते थे हम कि हमारे पास में इक्वल रहा करता था, एक साइड में हम एक से की टर्म को ले आते थे और दूसरे साइड में वाई की टर्म को ले आते थे, और इधर भी डी एक्स रहा करता था और इस साइड में क्या होता था, डी वाई रहा करता था। यही काम किया था हमने। कहने का मतलब इक्वल के एक साइड में पूरा एक से ले आते थे और दूसरे साइड में पूरा वाई ले आते थे। यदि ऐसा होता है तो कैसे बनेगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से क्वेश्चन बनेगा, और हमने हर टाइप का क्वेश्चन वहां पर किया भी था, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या देखने को मिला था कि यदि कोई फंक्शन या डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म में है, हमने टेस्ट लगा लिया और पता चला कि ये होमोजीनियस फॉर्म में है, तो होमोजीनियस फॉर्म से हम क्या करते थे, उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड के ही फॉर्म में ले आते थे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में हम अप्लाई करते थे कौन सी मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही अप्लाई करते थे। मतलब अभी तक हमें ये बात पता चली कि हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट, या तो फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट बोल सकते हैं मतलब इसको इस कंडीशन में चेंज करेंगे और फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो मेथड है, वो मेथड क्या है, इस बारे में हम यहां पर समझते हैं। जो एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लेबनिज, ठीक है, लेबनिज। तो जो लेबनिज मैथमेटिशियन है, तो इन्होंने क्या किया, एक फिक्स फॉर्मेट दिया। उन्होंने ये बोला कि हाँ, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और हम जो फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और बात भी सही है। इन्होंने जो फॉर्मेट दिया वो फॉर्मेट है dy बाय dx और प्लस पी वाई और इज इक्वल टू क्यू। एग्जैक्टली अगर इस फॉर्मेट में है तो लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलिए, चाहे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेट वास्तव में है क्या, ये इस बात को समझेंगे थोड़ा। हमें मालूम है कि dy बाय dx, ध्यान देना इधर, dy बाय dx जब भी लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। और जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्यों, क्योंकि y में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इनका कहना यह हुआ कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा वो यहां पर आएगा, ठीक है। और जो p और q है वो फंक्शन रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन रहेगा या तो फिर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, फिर से और एक बार, लेबनिज साहब ने जो बोला, उनका कहना यह था कि p और q वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट। ये बात समझ में आई क्या? या तो ये p और q क्या रहेगा, या तो कांस्टेंट रहेगा। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दोनों कांस्टेंट ही रहे, हो सकता है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है, हो सकता है कि p कांस्टेंट और q इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या हो सकता है कि q कांस्टेंट और p इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या ऐसा हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो हमें क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की जरूरत पड़ेगी। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e⁻⁴ इंटीग्रेशन p dx। ये बात समझ में आई? आपको क्या करना है, यहाँ पर y का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको यहाँ रखना है और उसका इंटीग्रेशन करना है, उसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है। और यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा जाएगा, रिक्वायर्ड
जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q और इंटू आई एफ और ये हो जाएगा dx और प्लस c। बात समझ में आई क्या? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। y का जो कोफिशिएंट रहेगा उसका इंटीग्रेशन करना है, उसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है। इसका कैलकुलेशन जो भी आएगा उसको y के मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, इज इक्वल टू q के भी मल्टीप्लिकेशन में लिखना है और उसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट करेंगे भाई, जो p है और q है वो किसका फंक्शन है, तो x का फंक्शन है। x का फंक्शन हमने बोला ही है कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x के रिस्पेक्ट ही आपको इंटीग्रेशन करना है और प्लस c लिख देना और इसको सिंप्लीफाई करके यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? अभी हम यहाँ पर ये भी देखेंगे क्योंकि भाई एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है हम तो अलग अलग मेथड पढ़ते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन आया, मेथड का तो नाम दिया नहीं है हमें कि किस मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो हमें खुद को ही इसको पहचानना होगा कि ये मेथड कौन सी मेथड का क्वेश्चन है और किस मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे और अभी हर टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। आप ये बेसिक कंप्लीट होने के बाद में आप इसके क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन को पूरा एक बार समझिएगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नई बात मिलेगी, ठीक है ना। हर टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं और उसके बाद में आप प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल सबसे आपको ऐसा लगेगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना और उसको सॉल्व करना बिल्कुल इजी है। अभी आप इसका दूसरा फॉर्मेट देखते हैं। हमने क्या बोला कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है। इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल y होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल x होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। जब ऐसा रहेगा तो एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में बनेगा। भाई यहां पर x है तो क्या पर होना चाहिए, यहां पर भी x होना चाहिए। यहां लेबनिज जी ने यही तो बोला है कि भाई यहां पर y है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहां पर y होना चाहिए। सेम वही कंडीशन, यहां x है तो क्या होना चाहिए, यहां x होना चाहिए और p और q यहां होना चाहिए। लेकिन p और q किसका फंक्शन रहेगा, वेयर आप मेरे ख्याल से बता सकते हैं यहां पर कि p और q किसका फंक्शन रहेगा, p एंड q आर फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, फंक्शन ऑफ y लिख देता हूं मैं। या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखिए, मैंने इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा। या तो फिर क्या हो सकता है, ये कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं। करेंगे हम क्वेश्चन तो वहां पर सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, यहां पर सावधानी रखना आपको, ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी, क्या किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करूं, थोड़ा सा इधर देख लीजिए आप। इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स किसके रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट। यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, तो फिर y के रिस्पेक्ट करेंगे हम इंटीग्रेशन। बात क्लियर है? अच्छा, अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, ध्यान देना इधर, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज एक से इंटू, सॉल्यूशन क्या होता है, हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू तो होता है सॉल्यूशन। भाई एक से इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y ही तो हम फाइंड करना चाह रहे हैं यहां पर, तो एक से इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q और इंटू आई एफ और d, क्या किसके रिस्पेक्ट, भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, तो dy। बस इसमें सावधानी रखना, कई बच्चे बस इसी में गड़बड़ कर देते, भाई रट लेते ना फार्मूले को कि हमें तो यहाँ पर dx ही लिखना है, यहाँ पर x की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, फिर बाद में परेशान होते हैं। भाई आपको ये फॉर्मेट देखना है कि किस फॉर्मेट में क्वेश्चन बन रहा है और जिस फॉर्मेट में रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना। देखना फिर से और एक बार बिल्कुल सिंपल तरीके से, यहाँ पर y है तो यहाँ पर y होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट और राइट हैंड साइड या तो इसका फंक्शन होना चाहिए या तो फिर कांस्टेंट होना चाहिए। जब x से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ई रेस टू दी पावर पी डी एक्स होगा और सॉल्यूशन में भी क्या होगा, y, और यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट होगा, x के रिस्पेक्ट। y मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल। सेम ऐसे ही यहाँ पर x है, इसलिए सॉरी यहाँ पर y इंडिपेंडेंट है तो y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन और y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन। यहाँ p और q है, आई एफ लिखेंगे हम
और यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो यहाँ क्या होगा, एक्स होगा। बस इस बात का ध्यान रखना दोनों में क्या चेंज है, आपके सामने लिखा है, दोनों फॉर्मेट आप नोट कर लीजिए। और इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आता है तो बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे, हर टाइप का हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप एक एक एग्जाम्पल को, क्वेश्चन को देखिए, समझिए उसको। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम अलग अलग टाइप के, हर टाइप के एग्जाम्पल यहाँ पर लेके आ रहे हैं। प्रॉपर तरीके से समझिए और फिर उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस करिए। फिर आप देखेंगे कि आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस। 1 + x² डिवाइड बाय dx प्लस 2xy इक्वल टू cos x। देखिए क्या बोला है, dy बाय dx, ठीक है, और प्लस py इज इक्वल टू q। या तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होना चाहिए, या तो फिर dx बाय dy प्लस px इज इक्वल टू q, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो p और q के जगह क्या होना चाहिए, x के फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है तो p और q के जगह y का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये उठता है, भाई एग्जाम में हमें थोड़ी मालूम रहेगा किस मेथड का क्वेश्चन है, तो हमें पहचानना है कि किस मेथड का क्वेश्चन रहेगा। तो हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या समझा था कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप फंक्शन ऑफ x का और dx अगर इस फॉर्म में, और राइट हैंड साइड में gy और dy इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन बन जाता है आपका, तो फिर तो वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन हो गया। कैसे वेरिएबल सेपरेबल, भाई वेरिएबल क्या है, आपके पास में x और y है ना, दो वेरिएबल है आपके पास में, इक्वल है, तो इक्वल के एक साइड में आप x से x को ला सकते हैं और दूसरे साइड में y को ला सकते हैं। तो फिर तो ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन होगा ही होगा और आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। अब आप ये देख लीजिए कि ऐसा कर सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास में इक्वल है और इस साइड में क्या लिखा है, cos x लिखा है। अगर मैं इसको इस साइड कर भी दूं तो -2xy है, ठीक है, और इधर क्या है 1 + x² है। भाई इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भाई एग्जाम में पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो dx को अगर मैं इधर कर दूं, dx को इधर कर दूं और यहां से मैं dx को हटा दूं। अब आप ये देखिए कि यहां पर dx आया है तो यहां पर पूरी x से x की टर्म आना चाहिए, तो आ भी सकती है। ये x की टर्म है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 1 + x² मैं इधर कर देता हूँ, चलिए ठीक है। यहां पर y है तो इस y को आपको इससे निकाल के इधर करना है, कभी नहीं कर पाएंगे भाई। ये तो क्या है, इसके मल्टीप्लिकेशन में है ना, जाएगा तो ये पूरा का पूरा ही जाएगा ऐसा तिरछे में, और जब ये इस साइड में जाएगा, यहाँ पर dx है तो यहाँ पर x की ही टर्म होना चाहिए, जबकि y आ गया जो कि गलत तरीका है। और यदि आप इधर लाते हो तो x भी इधर आ जाएगा, जो वो भी गलत तरीका है। तो हम वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब इसका क्वेश्चन होगा ही नहीं, वेरिएबल सेपरेबल बनेगा ही नहीं। बात क्लियर है ना। वेरिएबल सेपरेबल तुरंत क्वेश्चन देख के ही आप, भाई या तो मैंने समझाया इसलिए टाइम लग रहा है ना, आप तुरंत इधर उधर सोच के आप बता सकते हैं ना कि ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में आपको ये सोचना है कि कहीं ये होमोजीनियस का तो नहीं है क्वेश्चन। होमोजीनियस में क्या बताया था हमने कि हर टर्म की पावर, केवल होमोजीनियस को चेक करना बड़ा सबसे आसान काम है। हर टर्म की पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोई जरूर नहीं कि आप उसके एग्जैक्टली फॉर्मेट में ले जाओ क्वेश्चन को और फिर चेक करो f1xy डिवाइडेड बाई f2xy, है ना। हमने यही बताया था कि भाई इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं है। आप इस जैसे भी जिस भी पोजीशन में या जिस भी फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है वहीं पर आप चेक करिए कि होमोजीनियस है या नहीं है। देखिए कैसे, x और y मिला के इस टर्म की पावर कितनी है, भाई x है ही नहीं और y भी नहीं है, तो x और y मिला के दोनों की पावर कितनी है, 0 है इस टर्म में। यहां पर x और y की पावर मिला के कितनी है, 2 है। भाई x की पावर 2 है, y की पावर 0 है, तो दोनों मिला के कितनी हो गई, 2 हो गई। इस टर्म में x और y की पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ पर x की पावर क्या है, तो कुछ नहीं है। भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ना, तो आप देखेंगे कि सबकी पावर अगर सेम है, सबकी पावर अगर सेम है तो होमोजीनियस, अदरवाइज होमोजीनियस नहीं है तो नहीं है ना। कहाँ है, सबकी पावर सेम होना जरूरी है तभी वो होमोजीनियस फंक्शन रहेगा। तो होमोजीनियस भी फेल हो गया। अब बात रही कि लीनियर है या नहीं है। देखिए अभी जरूर थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा आपको, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तुरंत क्वेश्चन देखते से ही आप बता सकते कि भैया ये किसका क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से और एक बार लीनियर फॉर्म में देखते हैं हम, dy बाय dx
हमें तो ये मालूम है कि dy बाय डी एक्स का फॉर्मेट है, तो dy बाय डी एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू कास x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें ये मालूम है कि dy बाय डी एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर dy बाय डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसा आएगा कि नहीं, 1 प्लस डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोथ दी साइड, तो ऐसा आपको मिल जाएगा। आप देख पा रहे होगे कि यहाँ y है तो यहाँ पर भी y है, बहुत बढ़िया काम हो गया। यहाँ पर और यहाँ पर किसका फंक्शन होना चाहिए, या तो फिर कांस्टेंट होना चाहिए, ये p और q है कि नहीं, p और q है, या तो कांस्टेंट होना चाहिए, या तो फिर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब कि x है तो x का फंक्शन होना चाहिए, इसके अंदर कहीं पर भी y नहीं होना चाहिए, बस यही खासियत है इसकी। इसके अंदर कहीं पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए भाई। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल y के अलावा अंदर है तो फिर आप इससे नहीं बना सकते, और किससे बनाएंगे फिर हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी y नहीं होना चाहिए, ये मजबूरी है हमारी, ठीक है। अगर इससे आपको लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको बनाना है, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको बनाना है, दोनों के नाम से जाना जाता है इसको, लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। क्लियर। तो कहने का मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। देखिए पहले हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोथ दी साइड्स, ठीक है। बोथ साइड हम क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे, तो क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, या तो लिख देता हूं मैं कास x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई ना। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन आ गया, कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करें भाई, विथ dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इससे कंपेयर करेंगे, इससे या इससे। अगर ऐसा बनता है तो इससे कंपेयर करिए इसको, अगर इस फॉर्मेट में आता है तो इससे कंपेयर करिए इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q इज इक्वल टू कास x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, सिंपल काम है। और यदि आती भी है प्रॉब्लम तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अभी हम, है ना, और हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे, देखते देखते से में ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप खुद बना के देखना सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना होगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है इसलिए dx इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू कितनी है, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बस हो गया काम। अब इसका इंटीग्रेशन करना भाई, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनने वाला, ठीक है। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं पढ़ पाएंगे ना, कि पूरा का पूरा आपने 12th क्लास में देखा होगा कितना बड़ा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मतलब 50% पोर्शन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का था, तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। हम क्या करते हैं यहाँ पर, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो इसका यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। आप देखेंगे तो आई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ई रेस टू दी पावर, देखिए ध्यान देना इधर, 2x dx की जगह क्या रखना है आपको, dt रखना है, तो ये रख दिया dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना है, टी रखना है, तो ये रख दिया टी, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर लॉग टी। आ गया। आपको मालूम होना चाहिए कि लॉग एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, एनटी होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा लॉग से, एक्सपोनेंशियल हट जाएगा तो ये बचेगा टी, और टी की वैल्यू क्या है आपके पास में, आई एफ इज इक्वल टू टी की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई क्या, हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या होगा, रिक्वायर्ड
सॉल्यूशन इज क्या होगा भाई, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, ध्यान देना इधर, वाई इंटू वाई क्यों, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू और इंटू आई एफ और डी किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट, क्यों, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डी एक्स और प्लस सी, रखिए सारी वैल्यू, तो क्या होगा y इंटू आई एफ कौन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है, तो q की वैल्यू है हमारे पास में cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू आई एफ कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और dx और प्लस c, जस्ट हमने वैल्यू रखी है यहाँ पर। आप देखेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर से तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और cos x dx का इंटीग्रेशन अगर किया जाए तो cos x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, sin x प्लस सी, और एक इसके इक्वल टू है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो इसको y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो ये भी सफिशिएंट आंसर है हमारा, ठीक है, या तो फिर ऐसा भी आप आंसर लिख सकते हैं। ऐसा आंसर इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि देखिए क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, तो y इज इक्वल टू तो आंसर आना चाहिए आपका, और राइट हैंड साइड में पूरा एक्स का फंक्शन होना चाहिए, यही तरीका होता है भाई। सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन, तो ये भी आंसर लिखा जा सकता है, या तो फिर आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी कोई गलत आंसर नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल काम है, अभी मैंने वैसे सिंपल ही क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाएंगे और बहुत मजेदार क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेक एक्स डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स। देखिए पहली बात तो डी बाय डी एक्स तो अपना काम हो जाएगा। देखिए अगर मैं सेक एक्स से डिवाइड करूं तो 1 डिवाइडेड बाय सेक एक्स आ जाएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स आ जाएगा, मतलब काम हो जाएगा ना। देखिए डिवाइडिंग बाय सेक एक्स बोथ दी साइड्स, ठीक है, और बोथ साइड अगर इसको डिवाइड किया जाए तो dx प्लस माइनस 1 बाय सेक एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? क्या किया मैंने, सेक एक्स को बोथ साइड डिवाइड किया और इसको उठा के इधर भी ले आया तो माइनस में भी आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो डी वाई बाय डी एक्स माइनस कास एक्स वाई इंटू वाई और इज इक्वल टू साइन एक्स और कास एक्स, ठीक है ना, इतना आ गया। कोई प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे कि ये आ गया ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करें भाई, डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई और इज इक्वल टू क्यू से हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि P इज इक्वल टू क्या आ गया, P इज इक्वल टू माइनस कास एक्स, साइन सहित लिखना है ना, माइनस कास एक्स एंड Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू साइन एक्स कास एक्स से लिखिए और साइन एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स से लिखिए, मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स मतलब कास एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा। कास एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ये हो गया ई रेस टू दी पावर माइनस साइन एक्स। अच्छा, अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या होगा, ध्यान देना इधर, y इंटू, देखिए y है ना डिपेंडेंट वेरिएबल, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और डी एक्स और प्लस सी, ये हो गया। सारी वैल्यू रख देते हैं हम इसमें,
सारी इसमें वैल्यू रख देते, तो क्या हो जाएगा y इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है, ई रेस टू दी पावर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, ई रेस टू दी पावर माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटू आई एफ की वैल्यू लिख दी मैंने, और क्यू क्या है, साइन एक्स कास एक्स, ठीक है, और डी एक्स और प्लस सी। कोई प्रॉब्लम? डायरेक्ट फॉर्मेट में हम वैल्यू रखते जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना भाई। यहाँ क्या है, y इंटू आई एफ की वैल्यू रख दी, q इंटू आई एफ, क्यू की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स बाय सेक बोलिए, साइन एक्स कास एक्स बोलिए, तो निकाल के रखिए हमने अलग से। अब क्या किया जा सकता है, बस मेन बात ये है कि इंटीग्रेशन में ताकत लगाना पड़ेगा हमें, है ना, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन ही मेन है इसमें, बाकी तो ये फॉर्मेट है, हम डायरेक्ट फॉर्मेट में वैल्यू रखते हुए जा रहे हैं। इंटीग्रेशन के लिए आपको लगभग सारी मेथडें आना चाहिए, जो 12th क्लास में जितना इंटीग्रेशन पढ़ा वो सारा इंटीग्रेशन आना चाहिए। और खैर कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो पूरे जान रहेगी, ये मान के चलिए। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीखने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि ये आपको हमेशा परेशान करेगा अगर नहीं आता है तो, ठीक है ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से 12th क्लास का आना चाहिए आपको। y इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस साइन एक्स, ध्यान देना इधर, इज इक्वल टू, आप हम क्या करते हैं यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए, इसको तो रहने देते हैं अभी, इसको सॉल्व करने के लिए साइन एक्स इज इक्वल टू टी सपोज कर लेते, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, देन कास एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक्चुअल टी किसको सपोज किया जाता है कि उसका आप अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी इसमें अवेलेबल होना चाहिए। भाई इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कास एक्स आएगा, तो कास एक्स यहाँ पर होना चाहिए, तो ये इसका सिलेक्शन होता है। ये सारी बातें हमने 12th क्लास में सीखी थी, ठीक है ना। y इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस साइन एक्स, क्या ज़्यादा बारीकी से हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते। आपने देखा होगा 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर था ना, बहुत बड़ा, मतलब डेरिवेटिव कैलकुलस का पूरी 50% ये बोल सकते, 44 मार्क्स का 12th क्लास में एग्जाम में आता था वो। इसका मतलब लगभग 44% एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। देखिए साइन एक्स तो ई रेस टू दी पावर माइनस टी हो गया और इंटू टी, और कास एक्स डी एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, डी टी रखेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, हमें इंटीग्रेशन करना है तो इसको हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं और इसको सेकेंड पार्ट ले लेते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट पार्ट देखिए इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड और डी एक्स, क्या होता है फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर होल इंटीग्रेशन, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन। क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं माइनस टी डिवाइडेड बाय -1, ठीक है, -1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी, ठीक है, डी टी, ये हो गया। और प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा, प्लस सी यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। देखिए माइनस टी ई रेस टू दी पावर माइनस टी और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और अगेन इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी हो गया और प्लस सी, और ये y इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी की वापस वैल्यू रखते हैं हम, टी को क्या कंसीडर किया था हमने, साइन एक्स, तो साइन एक्स और ई रेस टू दी पावर माइनस साइन एक्स है ना, साइन एक्स प्लस माइनस हो जाएगा ये ई रेस टू दी पावर माइनस साइन एक्स और प्लस सी। यदि हम ई रेस टू दी पावर साइन एक्स से बोथ साइड डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाएगा हमें, y इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स और -1 है ना, -1 प्लस सी ई रेस टू दी पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस टू दी पावर माइनस साइन एक्स होगा, ऊपर जाएगा तो इतना हो जाएगा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल काम है, आपको मेन तो पहचानना है कि किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, और फॉर्मेट आपको पहचान में आ गया किस मेथड का क्वेश्चन है तो बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको भी देखेंगे तो वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए ना,
बड़ा आसानी से हम चेक कर सकते कि वेरिएबल सेपरेट हो सकता है या नहीं हो सकता। डी एक्स को मैं इधर कर देता हूँ। अब आप y को इधर नहीं ले जा पाएंगे, ये सेक एक्स तो इधर आ जाएगा। चलिए ठीक है, इधर मैंने सेक एक्स लिख दिया है ना। तो डी एक्स है तो यहाँ पर पूरा एक से एक्स होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पर y है। अब y को अगर उधर ले जाएंगे तो साइन भी चला जाएगा उधर। कहने का मतलब वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहा। अच्छा, होमोजीनियस चेक करेंगे तो होमोजीनियस में आप देखेंगे कि इस टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसका मतलब एक्स की पावर कुछ नहीं है, मतलब जीरो है बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक्स तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्म में है। यहाँ पर y की पावर कितनी है, 1 है, मतलब वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 0 बोल सकते हैं हम। तो हर टर्म की पावर क्या है, सेम नहीं है, 0 नहीं है। वैसे एक्चुअल क्या है, ये सेक एक्स है ना, तो थीटा की जगह एक्स है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली 1 पावर नहीं बोल सकते हम, ठीक है ना। वेरिएबल की पावर 1 नहीं बोल सकते क्योंकि सेक एक्स है। तो यहाँ पर ओवरऑल कुल मिला के तीनों की पावर सेम नहीं है, इसलिए होमोजीनियस भी नहीं है। इसका मतलब ये लीनियर का ही हो सकता है, लीनियर में भी हमने चेक किया। और इसका भी नहीं रहेगा तो फिर क्या करना है, तो फिर हम आगे देखेंगे, उसके लिए भी हमारे पास तरीके हैं। तो जितनी बातें अभी तक हमने पढ़ी है, अभी तक 3 मेथड पढ़ी है, तो हम क्वेश्चन को आपको पहचानते हुए चलना है। कोई भी क्वेश्चन दिखेगा आपको जरूर उसको कंपेयर करना है। आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो रही ना क्वेश्चन को पहचानने वाली। तो जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे, आप उसको पहले एक एक्सरसाइज ये भी देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये होमोजीनियस से बन जाए, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि नहीं बन सकता, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर इतना दिया हुआ है, तो यदि हम यहाँ पर देखें कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा उसको सेपरेट करके देखता हूँ मैं। तो 1 डिवाइडेड बाय या x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और प्लस y कास एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। लीनियर डिफरेंस, पहली बात तो ये देखिए कि ये होमोजीनियस का है क्या, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 1, और इसको अगर उस साइड में भी कर दिया जाए तो यहाँ पर पावर 0, ठीक है, यानी कि होमोजीनियस का क्वेश्चन नहीं है। वेरिएबल सेपरेट कर पा रहे हैं क्या, तो ये एक्स और वाई साथ में है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये मतलब ये प्लस में है, लेकिन जब भी जाएगा तो साथ में तो जाएगा एक्स और वाई, तो वेरिएबल को भी हम सेपरेट नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास में थर्ड ऑप्शन बचता है, लीनियर का क्वेश्चन है या नहीं है ये चेक करने का। देखिए मैंने क्या किया, इसको सेपरेट करने की कोशिश की। यहाँ पर y है तो यहाँ पर y है, और यहाँ पर एक्स का फंक्शन है और ये भी एक्स का फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस है ना, माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको अगर इस साइड कर दूँ तो अपना काम हो जाएगा ना काम। देखिए इसको लिख सकते हैं हम dy बाय डी एक्स, रीअरेंज कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, और एक्स का माइनस का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y कास एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स और y हो गया। इसको मैं इस साइड ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स प्लस कास एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। ये हुआ क्या फंक्शन, देखिए dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई और इज इक्वल टू क्यू। p और q किसका, x का फंक्शन है। यहाँ y है तो यहाँ पर y आना चाहिए, तो आ गया ना, यहाँ y है तो y आ गया और ये x का फंक्शन बन गया। इसका मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, या लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करें भाई, dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करते हैं, ठीक। तो आप देखेंगे कि p की वैल्यू कितनी है, इसको अगर कंपेयर किया जाए तो p की जगह क्या दिखाई दे रहा, कास एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, और एंड q इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। p और q की वैल्यू हमने यहां पर लिख दी। क्या किया जाए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, वही प्रोसेस तो सेम है ना। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू क्या है, ये है ना, कास एक्स
प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, बस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब तक हमारा क्लियर नहीं रहेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ये मान के चलिए कि हर लेवल तक का आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको 12th का मैथ्स का कैलकुलस तैयार करने की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, जब भी हायर टाइप की आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करना ही है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन को फंसाएगा। ठीक है, देखिए 1 प्लस साइन एक्स को अगर t सपोज कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, कास एक्स dx इक्वल टू dt। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ log 1 प्लस साइन एक्स। कर दिया मैंने, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया। इस लेवल के क्वेश्चन तो आपको करना ही है कॉलेज लेवल पर। देखिए 1 प्लस साइन एक्स को हमने क्या किया, t सपोज किया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कास एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। पहले इतने को सॉल्व करके देख रहे हैं हम। इंटीग्रेशन आप कास एक्स dx को क्या रख रहे हैं हम, dt, और 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स को क्या है, t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, और t की वापस वैल्यू रखिए तो देखिए इतना आगे है ना। e से log हट गया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स। कोई प्रॉब्लम है क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ चुका है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 प्लस साइन एक्स। नाउ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या होगा भाई, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू आई एफ। कौन है आई एफ, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, और इंटू आई एफ कौन है, 1 प्लस साइन एक्स और dx और प्लस c। आप देखेंगे कि इससे कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान देना, माइनस ये तो 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास में, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx और प्लस c, और इंटीग्रेशन कर दीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और प्लस c। तो y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस साइन एक्स। वैसे देखा जाए तो यही आंसर इसका सफिशिएंट है, y इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ऐसा आप आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर आपका सफिशिएंट है। और एक स्टेप अगर आगे बढ़ाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्लस c डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। तो इसको भी आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल काम है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और पहली रिक्वायरमेंट यहाँ पर यह है कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन पूरे देखिएगा। ठीक है ना, पूरे देखने का मतलब ये है कि आपको हर टाइप का अभी क्वेश्चन मिलने वाला है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस एक बार देखिए, इन्हीं क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस करिए, आंसर मैच करिए। आंसर आ रहा तो आप बोल सकते हैं कि इसके जैसे फिर और आपको जहाँ भी जिस भी बुक से या सोर्स से क्वेश्चन मिलते हैं उनको भी आप बना के देख सकते हैं, बड़े आसानी से बना पाएंगे। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन देखा जाए तो बड़ा सिंपल काम है ना। देखिए dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट ही फॉर्म है। अब इतना आसान क्यों दे दिया, तो थोड़ा सा और एक्सरसाइज करना है हमें। आपको इनिशियल वैल्यू दी हुई है, क्या है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है, 1 है। इनिशियल वैल्यू दी हुई है, तो इसकी हेल्प, अच्छा ये क्यों दी जाती है भाई, आपने कई बार देखा होगा, कई बार क्या हर क्वेश्चन में देखा होगा कि फंक्शन ऑफ x प्लस सी आता है कि नहीं, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है जब भी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस इनिशियल वैल्यू की हेल्प लेके आपको इस c की वैल्यू निकालना होता है। काय की वैल्यू निकालना होता है, c की वैल्यू, और फिर इसी में आपको वापस रख देना रहता है। कहने का मतलब जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, अभी और पढ़ने का मौका मिलेगा, अभी हायर ऑर्डर भी पढ़ेंगे, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा कि C1 C2 C3 ऐसी वैल्यू आती जाएगी। तो जब भी आपको ऐसी इनिशियल वैल्यू दी जाती है तो उसका मतलब ये है
कि आपको ये जो सी आता है कांस्टेंट उसकी वैल्यू निकालना है। कहने का मतलब आंसर में आपके पास में अब सी नहीं आना चाहिए जब भी ये वैल्यू आपको दी जाती है। ठीक है, ध्यान देना इधर कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, इस क्वेश्चन को पहली बात तो कंपेयरिंग विथ डायरेक्ट ही है ना, कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करेंगे हम, डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इससे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू कितना आ गया 1/x एंड q इज इक्वल टू कितना आ गया, q इज इक्वल टू कितना आ गया, q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, वही काम जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। नाउ IF निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx और इज इक्वल टू e रेस टू दी पावर log x, है ना, 1/x का इंटीग्रेशन और e से log हट गया तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू x। कहने का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x आ चुका है। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या होगा, y इंटू IF लिख देता हूं मैं, पहले तो फार्मूला लिख देता हूं इसका जो फॉर्मेट है, और q इंटू IF है ना, और dx और प्लस c वैल्यू रखते हुए चलिए आप IF की, तो y इंटू IF मतलब x y हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स dx और प्लस c। देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स रेस टू दी पावर 4/4 और प्लस c, और ये क्या है एक्स वाई, इतना आ गया। और इसको इक्वेशन दे देते हैं हम फर्स्ट। ये आंसर हो जाता अपना कब, जब ये नहीं दिया जाता है, लेकिन ये दिया है ना, तो आपको इस c की वैल्यू निकालना है। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दी जाती है तो आप ये याद रखना कि c की वैल्यू निकालने के लिए ही ये सब दिया जाता। क्यों, क्योंकि c क्या है, c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, उसके लिए आपको ये दिया हुआ है। बट क्या है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू कितना है 1 दिया हुआ है। सारी वैल्यू रख देते हैं हम, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू 1 माइनस 1/4 तो 3 डिवाइडेड बाय 4, तो c की वैल्यू आपके पास इतनी आ गई। ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट में c की वैल्यू रख दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। आप चाहो तो 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और x से डिवाइड कर दीजिए, या तो रहने दीजिए ऐसी 4xy इज इक्वल टू एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस 3, ऐसा भी लिख सकते, और 4x से डिवाइड करके भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर दोनों केस में सही है, ऐसा भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। सिंपल काम है, इस बात का ध्यान रखना कि जब भी ऐसी इनिशियल वैल्यू दी जाती है तब जो c आता है ना, आपके फाइनल आंसर में c नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, देखते कैसे मज़ेदार है। पहली बात तो यहाँ पर चेक कर लेते कि होमोजीनियस है क्या, ये तो होमोजीनियस नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर कितनी है 2 है। होमोजीनियस है, आगे भी चेक करने की जरूरत नहीं, होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो सकते क्या, तो नहीं हो सकते भाई। आप यहाँ पर डी एक्स लिखा है, उसको इधर ले जाने की कोशिश करके तो 10y भी साथ में जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो एक्स और वाई साथ में है, वो वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। फिर अब हम ये देखते हैं कि dy बाई डी एक्स मतलब लीनियर फॉर्म में है क्या, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स को मैं इधर ले रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स y माइनस एक्स और dy बाय डी एक्स, ये हो गया। और इसको अगर इस साइड किया जाए तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 इनवर्स y माइनस एक्स। ये होमोजीनियस भी नहीं हो रहा है, सॉरी लीनियर भी नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर y है तो यहाँ पर और एक y होना चाहिए, जबकि y स्क्वायर है, नहीं हो पा रहा। अब क्या किया जाए, पलटा के देखो जरा इसको,
तो डी एक्स डिवाइडेड बाय डी वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। हमने क्या किया, उसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाय डी वाई। थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा ऐसी, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का है ना, माइनस एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। हो गया ना काम। देखिए ना, यदि हम इसको उठा के इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और ये इसको मैं इक्वल कर देता हूँ। देखिए यहाँ एक्स है तो एक्स आ गया, बहुत बढ़िया काम हो गया। यहाँ वाई है तो वाई का फंक्शन आ गया, यहाँ पर भी वाई का फंक्शन आ गया। मतलब यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई है तो यहाँ पर भी वाई का फंक्शन आ गया। यही तो चाहते हम, ठीक है ना। तो ये बात याद रहे कि अगर डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में यदि लीनियर नहीं हो रहा तो उसको पलटा दो, तो डी एक्स बाई डी वाई के भी फॉर्म में कई बार क्वेश्चन लीनियर फॉर्म में आ जाता है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे, देखना, ध्यान देना। इधर एक्सरसाइज तो कर ही ली हमने, अब इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ मैं। डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। और इसको सेपरेट अगर किया जाए तो डी एक्स बाय डी वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर और एक्स, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। आगे बात समझ में। हमने क्या किया, इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जब कन्वर्ट किया तो कंपेयरिंग यहाँ पर याद रखना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, वाई है, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, एक्स है। तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा। कंपेयरिंग विथ डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी एक्स और इज इक्वल टू क्यू, इतना हो गया। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू टेन इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, इतना हो गया। IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, e रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, क्या, बस ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें। तो हैबिट है ना dx लिखने की, dy, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ कौन है, y है। इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर और dy, और इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर टेन इनवर्स y। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल चुका है। नाउ सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स इंटू, ध्यान देना भाई, आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ, और किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन, डी वाई प्लस सी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो यहाँ एक्स आएगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, और डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो एक्स इज इक्वल टू होगा, ठीक। अब देखते हैं हम क्या सॉल्व करेंगे इसको। एक्स इंटू आई एफ कितना है, आई एफ कितना आया है, ई रेस टू दी पावर टेन इनवर्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी है, कहा गया क्यू कहा गया, ये है टेन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, और आई एफ ई रेस टू दी पावर टेन इनवर्स वाई और डी वाई और प्लस सी, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो क्या कंसीडर किया जाए, देखिए इनमें से ऐसा कोई फंक्शन कंसीडर करेंगे कि जिसका डिफरेंशिएट करने के बाद में इसी में उसका फंक्शन अवेलेबल है। कहने का मतलब टेन इनवर्स वाई को अगर टी सपोज करते हम, तो टेन इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो टेन इनवर्स वाई को टी सपोज करना चाहिए। लेट टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी, और सारी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ई रेस टू दी पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स वाई को क्या लिया, टी लिया, तो ये टी हो गया, इंटू ई रेस टू दी पावर टी, और डी वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या लिखा जा सकता है, डी टी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये क्या हो गया, डी टी। फर्स्ट फंक्शन
सेकेंड का ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन, ठीक है, और इज इक्वल टू सॉरी प्लस सी। अगेन टी ई रेस टू दी पावर टी माइनस ई रेस टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू दी पावर टी प्लस सी। वापस टी की वैल्यू रखिए तो टी की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स वाई है, तो टेन इनवर्स वाई इंटू ई रेस टू दी पावर टेन इनवर्स वाई माइनस ई रेस टू दी पावर टेन इनवर्स वाई और प्लस सी और एक्स ई रेस टू दी पावर टेन इनवर्स वाई। एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर क्या किया जा सकता है, टेन इनवर्स वाई से डिवाइड कर दीजिए आप, तो टेन इनवर्स वाई से डिवाइड ई रेस टू दी पावर टेन इनवर्स वाई से डिवाइड करेंगे तो टेन इनवर्स वाई इंटू ये तो खत्म हो गया माइनस वाई है ना प्लस सी और ई रेस टू दी पावर माइनस टेन इनवर्स वाई और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आगे बात समझ में, ठीक है। मतलब चेंज क्या था इस क्वेश्चन में, क्या सीखने वाली बात थी कि dy बाई डी एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं जा रहा था तो हमने dx बाई डी वाई के फॉर्म में उसको लिनियर कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई, ठीक है। वही काम करते हैं हम कि डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हम इसको, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। हो रहा क्या, नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर y है तो यहाँ पर y होना जरूरी है जबकि ऐसा नहीं है। पलटा के देखते हैं हम, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हो गया काम। आप देखेंगे कि यहाँ एक्स है तो सेपरेट करने के बाद में एक्स आ जाएगा, मतलब पिछले क्वेश्चन के जैसा ही ये क्वेश्चन बनने वाला है। देखना क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और इतना हो गया। क्या किया, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब रीअरेंज करते इसको तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और एक्स और इज इक्वल टू साइन इनवर्स y डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बन गया ना, लीनियर फॉर्म में बन गया है। तो कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करेंगे हम, डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। इससे हम कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी, और q की वैल्यू इतनी आ गई। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स y डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर काय का फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर साइन इनवर्स वाई का फार्मूला हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या हो गया, एक्स इंटू आई एफ क्या है, ई रेस टू दी पावर साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है, ये है साइन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और इंटू क्यू इंटू आई एफ, और आई एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई रेस टू दी पावर साइन इनवर्स वाई और डी वाई और प्लस सी, इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स वाई को क्या करते हैं हम, टी सपोज कर लेते हैं। ठीक है ना, साइन इनवर्स वाई को टी सपोज कर लेते हैं। लेट साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा,
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई इज इक्वल टू डी टी, और ये सारी वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। क्या होगा देन x इंटू ई रेस टू दी पावर साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई इतना, ये और ये मिला के तो dt हो गया, और ये हो जाएगा t और ई रेस टू दी पावर t और dt और प्लस c, इतना आ गया। ठीक, क्या होगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन और उसका इंटीग्रेशन और प्लस c, और वापस t की वैल्यू रख दीजिए आप। t की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स y इंटू ई रेस टू दी पावर साइन इनवर्स y और माइनस ई रेस टू दी पावर साइन इनवर्स y और प्लस c, और किसकी वैल्यू है x ई रेस टू दी पावर साइन इनवर्स y की वैल्यू। ठीक है, तो ई रेस टू दी पावर साइन इनवर्स y से डिवाइड कर देते हैं हम, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स y माइनस कितना हो जाएगा 1 और प्लस c। ठीक, और c ई रेस टू दी पावर माइनस साइन इनवर्स y, और ये हो गया फिर से इसका फाइनल आंसर। सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है ना, उसमें टेन इनवर्स y आया था, इसमें साइन इनवर्स y रहेगा। तो अपना ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी भी हमने ये देखा कि यदि वेरिएबल सेपरेट हो सकता तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बनेगा, और जो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकता और होमोजीनियस भी नहीं हो सकता वो इससे बनेगा। लेकिन कई सारी प्रॉब्लम ऐसी अभी भी मिलेगी आपको कि जो तीनों मेथड से नहीं बन सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि यदि मान लिया जाए कि इस मेथड से भी अगर डायरेक्ट आपको इस फॉर्म में नहीं दिखता है, तो उस केस में रिड्यूसेबल फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब उस फॉर्म से कैसे इस फॉर्म में हम वापस ला सकते हैं। तो देखते हैं हम उसके लिए बर्नौलीज थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।